हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन में यानी कि एजुकेशन प्रबंधन में प्रमुख टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं आज का टॉपिक। जैसे कहा भी गया है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। कोटारी आयोग के द्वारा भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कोटारी आयोग के द्वारा कहा गया है। 1964-66 में कोटारी आयोग की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे, एंड लाइक और शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है और जिसका अर्थ है प्रकाशित करना। यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रकाशित करना शिक्षा शब्द का अर्थ है। भारतीय साहित्य में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय साहित्य में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है। भारतीय शिक्षा में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि विद धातु से हुई है, इसका अर्थ क्या है? तो जानना और ज्ञान प्राप्त करना। विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। शिक्षा अंग्रेजी का एक शब्द एजुकेशन का अनुवाद है। तो शिक्षा अंग्रेजी के एक शब्द एजुकेशन का अनुवाद है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर या फिर एजुकेयर ड्यूको तथा एजुकेटम से मानी जाती है। क्वेश्चन आता है कि कौन से भाषा के शब्द से माना जाता है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति? तो लैटिन भाषा के शब्द से एजुकेयर या फिर एजुकेयर ड्यूको तथा एजुकेटम से मानी जाती है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं एवं व्यक्तियों के चहुमुखी विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमताओं एवं व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास की एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसे कहते हैं? प्रबंधन शब्द अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। प्रबंधन शब्द अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट टैक्टफुली को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट टैक्टफुली को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। एक संस्था या संगठन द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि ही प्रबंधन कहलाता है। तो प्रबंधन किसे कहते हैं? मैनेजमेंट को। इंग्लिश में मैनेजमेंट को कहते हैं प्रबंधन, और मैनेजमेंट का ही हिंदी रूपांतरण है। जैसे कि सामूहिक प्रयास ही नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि ही प्रबंधन कहलाता है कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्रबंधन में क्या करना है, यानी कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, इसका सामूहिक प्रयास है प्रबंधन। प्रबंधन के अंतर्गत देखते हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले कि क्या करना है, फिर उसको कैसे करना है और कब करना है, किस समय करना है मतलब, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये सामूहिक प्रयास है। प्रबंधन वास्तव में किसी संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने की वह कला है। प्रबंधन वास्तव में संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की वो कला है और विज्ञान है जो मानवीय व भौतिक संसाधनों को सही तरह से नियोजित करता है। अर्थात संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। यानी कि संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही क्या है? प्रबंधन है। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो मैंने 2-3 बुक्स से बनाए हैं। यानी कि मेरे पास मुकेश सर पंचोली की बुक भी है, SS यादव सर की बुक भी है और क्वेश्चन पेपर की बुक भी है। इन सभी बुक्स से मैंने इसको बनाया है शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के लिए। तो ये आपके भी उपयोगी है, सभी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। तो इसको एक बार से अधिक बार देख लेना ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना के आता है, यूँ नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बना के भी क्वेश्चन आ जाता है।
अगली परिभाषा है जैसे प्रबंधन की फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, यानी कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले ये जाना जाता है। टेलर प्रबंधन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले ये जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर ये निश्चित किया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं उसे सबसे अच्छे एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने कहा कि प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर ये निश्चित किया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं उससे सबसे अच्छे एवं मितव्ययिता पूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। अगली परिभाषा है जैसे हेनरी फ्यूल की। हेनरी फ्यूल ने कहा है कि प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन निर्देश करना, समन्वय इम्पोर्टेंट है ये। हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना है, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। अगला है नोट, जैसे ये याद रखना है आपको। पीटर एफ ड्रकर को प्रबंधन के गुरु की संज्ञा दी जाती है। तो प्रबंधन के गुरु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पीटर एफ ड्रेकर को प्रबंधन के गुरु की संज्ञा दी जाती है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता एफ डब्ल्यू टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एफ डब्ल्यू टेलर को कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। भारत में प्रबंधन की शुरुआत 20वीं सदी से हुई है और भारत में इसके जनक अरिंदम चौधरी को माना जाता है। भारत में प्रबंधन की शुरुआत कब से हुई है? तो 20वीं शताब्दी से हुई है और भारत में इसके जनक अरिंदम चौधरी को माना जाता है। आगे देखते हैं जैसे प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बन के क्वेश्चन आता है। तो ये विशेषता याद रखनी है आपको कि प्रबंधन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे प्रबंधन की पहली विशेषता है प्रबंधन कला है एवं विज्ञान दोनों है, यानी कि प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और लक्ष्यपरक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और लक्ष्यपरक प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन एक पैसे के रूप में होता है। प्रबंधन 2 बार लिख दिया, प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में होता है। पीटर ड्रेकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है। पीटर ड्रेकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है। प्रबंधन व्यापक है। प्रबंधन उत्पादन का कारक है। प्रबंधन में दक्षता एवं प्रभावशीलता होती है। प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में है। प्रबंधन सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में है। प्रबंधन जन्मजात और अर्जित प्रतिभा के रूप में है। प्रबंधन से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना है। प्रबंधन संगठन के अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशन, नेतृत्व तथा समन्वय प्रदान करता है, अर्थात प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व प्रेरणा प्रदान करता है। क्वेश्चन है, इसमें से आया हुआ क्वेश्चन है प्रकृति में से निम्नलिखित में से कौन से एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 में आया हुआ है कि प्रबंधन एक कला है, भौतिक विज्ञान है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है, कला भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी और सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। तो यहाँ से बना के क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रकृति एवं विशेषताएं और उद्देश्य ये याद रखना है। उद्देश्य भी क्या क्या है, जैसे प्रबंधन के मूल तत्व कौन कौन से? तो प्रबंधन के मूल तत्व है निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, मानवीय संबंध और संचार। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व है जैसे निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, मानवीय संबंध और संचार, ये प्रबंधन के मूल तत्व है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन है। जैसे भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत देखते हैं जैसे भौतिक संसाधन में भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शैक्षिक सामग्री और प्रयोगशाला। भौतिक संसाधन के अंतर्गत भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शैक्षिक सामग्री और प्रयोगशाला। मानवीय संसाधन का अंतर्गत आ जाएगा जैसे संस्था प्रधान है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, अभिभावक है और स्थानीय लोग है। ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगला है जैसे शैक्षिक प्रबंधन। पहले तो देखा है अपने प्रबंधन, अब देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन।
शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक जैसे अर्थ की बात करें तो शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना अर्थात शिक्षा के लिए व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। यानी कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना अर्थात शिक्षा के लिए व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रबंधन है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके माध्यम से कोई भी संस्था अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके माध्यम से कोई भी संस्था अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। और शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं है आगे। सबसे पहले देखते हैं लूथर गुलिक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन। लूथर गुलिक यानी कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है। लूथर गुलिक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। लूथर गुलिक ने परिभाषा दी है कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। आगे परिभाषा देखते हैं जेबी सीहर्स के अनुसार। तो जेबी सीहर्स के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। जेबी सीहर्स के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। जेडी मो ने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यानी कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। एलन के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। व्यवस्थित तालमेल से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। व्यवस्थित तालमेल से ही यानी कि व्यवस्थित तालमेल से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगला है जैसे शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्यों की बात करें तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ताकि वे देश के उपयोगी व आदर्श नागरिक बन सके। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास करना ताकि वे देश के उपयोगी व आदर्श नागरिक बन सके। शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेना, शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेना, उचित नीतियों का निर्माण करना तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना। समय का सदुपयोग करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। समय का सदुपयोग करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। कर्मचारियों को उनकी योग्यता, दक्षता व क्षमता के अनुसार कार्यों का विभाजन करना। कर्मचारियों को उनकी योग्यता, दक्षता व क्षमता के अनुसार कार्यों का विभाजन करना व कर्मचारियों में प्रेम व सद्भावना का विकास करना। अगला है जैसे कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करना और उनको संतुष्ट करना। शिक्षकों व छात्रों अगली है जैसे शिक्षकों व छात्रों को व्यावसायिक वृद्धि हेतु अवसर उपलब्ध कराना। संस्थान के सभी प्रकार के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को कुशलतम उपयोग करते हुए ढांचागत सुविधाओं को प्रभाव पूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना। अगला है जैसे शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से, सामान्य रूप से शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं नियोजन करना। सामान्य रूप से शैक्षिक प्रबंधन के कार्य है शैक्षिक नियोजन करना, संगठन बनाना, निर्देशन देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, नियुक्ति करना, संप्रेषण संचार करना, अभिप्रेरणा देना, बजट यानी कि अभिप्रेरणा, बजट बनाना, निर्णय लेना, नवाचार मूल्यांकन, आलेखन, अभिलेखन और निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ये शैक्षिक प्रबंधन के सामान्य रूप से कार्य हैं। एक बार दोबारा देख लो, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, नियुक्ति, संप्रेषण या फिर संचार, अभिप्रेरणा, बजट बनाना, निर्णय लेना, नवाचार और मूल्यांकन, आलेखन, अभिलेखन और निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों के स्पष्टीकरण की बात करें तो सर्वप्रथम 1916 में हेनरी फ्यूल ने किया था। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों का स्पष्टीकरण किसने किया था, तो हेनरी फ्यूल ने 1916 में
किया था। हेनरी फ्यूल एक फ्रांसीसी उद्योगपति और इंजीनियर थे। हेनरी फ्यूल कौन थे? तो फ्रांसीसी उद्योगपति एवं हेनरी फ्यूल फ्रांसीसी उद्योगपति एवं इंजीनियर थी। इनको प्रबंधन सिद्धांतों का जन्मदाता माना जाता है। तो प्रबंधन सिद्धांतों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सर हेनरी फ्यूल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता माना जाता है। इनकी पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सर हेनरी फ्यूल की पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल की पुस्तक का नाम है। इसके अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य या फिर 5 तत्व या घटक होते हैं प्रबंधन के, जिन्हें संक्षेप में POCCC के रूप में जाना जाता है। POCCC के रूप में इनको जाना जाता है, यानी कि POCCC के रूप में जाना जाता है। जैसे P का अर्थ है यहाँ पर प्लानिंग या नियोजन। P का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्लानिंग या नियोजन। और O का अर्थ है P का अर्थ प्लानिंग नियोजन। O का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन। C का अर्थ है यहाँ पे कमांड या आदेश। C का फर्स्ट C का है कमांड या आदेश। दूसरे नंबर के C का है CO मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय। कोऑर्डिनेशन समन्वय। और लास्ट के C का थर्ड नंबर के C का अर्थ है कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण करना, यानी कि नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण करना इसका प्रमुख अर्थ है। लूथर गुलिक आगे है। लूथर गुलिक यानी कि POCCC के रूप में 5 घटक किसने बताए हैं? तो हेनरी फ्यूल ने बताए हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कमांड और C फॉर कोऑर्डिनेशन और C फॉर कंट्रोल। याद रखना है आपको, इसके क्रम याद रखना है। क्रम में से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। लूथर गुलिक आगे लूथर गुलिक के अनुसार देखते हैं। लूथर गुलिक की पुस्तक का नाम है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 लूथर गुलिक की पुस्तक का नाम है। लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण तत्वों या कार्यों की पहचान कर पोस्ट कोरब की अवधारणा प्रस्तुत की। तो पोस्ट कोरब की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कोरब की अवधारणा प्रस्तुत की गई और इन्होंने 7 महत्वपूर्ण तत्वों या कार्यों की पहचान करके पोस्ट कोरब की अवधारणा प्रस्तुत की। पोस्ट कोरब का यानी कि P का मतलब है यहाँ पर योजना। P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। S फॉर स्टाफिंग, S फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग का अर्थ है नियुक्ति करना। और D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का अर्थ होता है निर्देशन। D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का अर्थ होता है निर्देशन। और CO यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ होता है समन्वय। CO का अर्थ है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है समन्वय। और R फॉर रिपोर्टिंग, R फॉर रिपोर्टिंग का अर्थ होता है प्रतिवेदन तैयार करना। R फॉर रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन तैयार करना। और बजटिंग, बजटिंग का अर्थ होता है यहाँ पर बजट निर्माण। B फॉर बजटिंग, बजटिंग का अर्थ होता है यहाँ पर बजट निर्माण। तो इनका क्रम याद करना है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये याद रखना है। यानी कि प्लानिंग योजना निर्माण करना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, स्टाफिंग नियुक्ति करना और डायरेक्टिंग निर्देशन देना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन तैयार करना और बजटिंग यानी कि बजट निर्माण करना। लूथर गुलिक ने संगठन के संबंध में 4PS अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। लूथर गुलिक ने 4PS का भी अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। तो 4PS का अर्थ क्या है यहाँ पर? P का अर्थ है प्रपंच और P का प्रोसेस, P फॉर पर्सन, P फॉर पैलेस, P फॉर प्रोसेस, P फॉर पर्सन, पैलेस यानी कि पर उद्देश्य, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति और पैलेस स्थान। ये 4PS का अवधारणा का प्रतिपादन भी लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। आगे है जैसे प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। तो प्रबंधन के प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत है देखते हैं इसको। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम किसने दिया? तो फ्रेडरिक W टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम दिया गया। और प्रशासनिक प्रक्रिया क्रियात्मक प्रबंध उपागम हेनरी फ्यूल के द्वारा। तो ये याद रखना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम किसने दिया? तो फ्रेडरिक W टेलर के द्वारा। और प्रशासनिक प्रक्रिया
क्रियात्मक प्रबंधन उपागम किसके द्वारा, तो हेनरी फ्योल के द्वारा। प्रशासनिक नौकरशाही के रूप में मैक्स वेबर, नौकरशाही मैक्स वेबर। और मानव संबंध उपागम हेल्टन मेयो, मानव संबंध उपागम हेल्टन मेयो। सामाजिक व्यवस्था उपागम और समन्वित उपागम, ये प्रमुख सिद्धांत हैं प्रबंधन के। सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक विचार प्रबंधन की वैज्ञानिक विचारधारा को। सबसे पहले प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा को देखते हैं। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन एक विचारधारा एवं दर्शन है। वैज्ञानिक प्रबंधन एक विचारधारा एवं दर्शन है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। हालांकि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में लुई डी ब्रेडिस ने किया था। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लुई डी ब्रेडिस के द्वारा किया गया था। और टेलर के अनुसार ये जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से संगठन में क्या करना चाहते हो तथा ये देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। डब्ल्यू टेलर के अनुसार ये जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से संगठन में क्या करना चाहते हो तथा ये देखना कि सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं, यही वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का आधार है कार्य निष्पादन से नियोजन का पृथकीकरण होना चाहिए, यानी कि कार्य निष्पादन से नियोजन का पृथकीकरण होना चाहिए। कार्य विश्लेषण होना चाहिए, कार्यों का विश्लेषण होना चाहिए। कर्मचारियों को वैज्ञानिक विधियों से चयनित एवं प्रशिक्षित करना चाहिए। कर्मचारियों को वैज्ञानिक विधियों से चयनित एवं प्रशिक्षित करना। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत व्यक्तिवाद के स्थान पर क्या होना चाहिए, सहयोग। इनमें से बना के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अंगूठे के नियम के स्थान पर वैज्ञानिक ढांचा का विकास होना चाहिए। अंगूठे के नियम के स्थान पर वैज्ञानिक ढांचा होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया वैज्ञानिक ढंग से संरचित की जाए। प्रत्येक क्रिया किस ढंग से संरचित की जाए, तो वैज्ञानिक ढंग से संरचित की जाए। संघर्ष के स्थान पर मैत्री भावना होनी चाहिए, यानी कि प्रबंधन के अंतर्गत संघर्ष के स्थान पर मैत्री भावना होनी चाहिए। मित्रता एवं सहयोग के साथ प्रबंधन का कार्य करना चाहिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए। प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास हो, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के अनुसार प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था हो। जैसा प्रदर्शन हो व्यक्ति का वैसा ही उसका वेतन हो और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास होना चाहिए। टेलर सिद्धांत के प्रमुख तत्व है, जैसे वैज्ञानिक क्रिया नियोजन। टेलर के सिद्धांत के प्रमुख तत्व है वैज्ञानिक क्रिया नियोजन, समय एवं गति अध्ययन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से ही क्रिया का नियोजन करना चाहिए और समय और गति समय के अनुसार ही समय को ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन करना चाहिए। मानकीकरण भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था, सबकी भिन्न भिन्न वेतन होना चाहिए, यानी कि जिसका जैसा कार्य है उसका वैसा वेतन होना चाहिए। प्रक्रियात्मक विशेषज्ञों का उपयोग होना चाहिए। तो टेलर के प्रमुख तत्व है वैज्ञानिक क्रिया का नियोजन, समय एवं गति अध्ययन, मानकीकरण, भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था और प्रक्रियात्मक विशेषज्ञों का उपयोग। अगला है जैसे प्रशासनिक प्रक्रिया की विचारधारा। तो प्रशासनिक प्रक्रिया की विचारधारा हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। हेनरी फ्योल के अनुसार हेनरी फ्योल ने इसमें 14 सिद्धांत दिए हैं। तो प्रशासन का से उन सभी प्रक्रियाओं के योग से हैं जिसके माध्यम से किसी उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयुक्त मानवीय तथा भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। हेनरी फ्योल के प्रबंधन में 14 सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 14 सिद्धांत दिए हेनरी फ्योल ने। जैसे कार्य का विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व, पारिश्रमिक और केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला व्यवस्था, समता, कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व और पहल, सहयोग की भावना। एक बार दोबारा देख लो 14 सिद्धांत। कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व देना, पारिश्रमिक और केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला व्यवस्था, समता, कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व, पहल, सहयोग की भावना। अगला है जैसे नौकरशाही विचारधारा। मैक्स वेबर ऐसे पहले प्रशासनिक चिंतक थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। मैक्स वेबर के अनुसार, यानी कि नौकरशाही विचारधारा का
समाजशास्त्रीय अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। प्रशासन नौकरशाही के तत्व जैसे पदानुक्रमिता, कार्य विभाजन, नियंत्रण, नियंत्रक एवं कार्यविधियाँ, रिकॉर्ड, अवैयक्तिक संबंध और प्रशासकीय वर्ग। प्रशासन नौकरशाही के प्रमुख तत्व जैसे पदानुक्रमिता, कार्य विभाजन, नियंत्रक एवं कार्यविधियाँ, रिकॉर्ड, अवैयक्तिक संबंध और प्रशासकीय वर्ग। अगला है जैसे मानव संबंध उपागम, यानी कि मुख्य रूप से ये सिद्धांत संस्थान कर्मचारियों एवं उनके व्यवहार पर केंद्रित है, इसलिए इन्हें मानव संबंध उपागम की भी कहा जाता है। इसमें हॉर्तन अध्ययन यानी कि इस प्रयोग की श्रृंखला में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर 4 प्रकार के परीक्षण किया जाता है, जैसे प्रकाश का प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट कम प्रयोग और साक्षात्कार अध्ययन और अवलोकन अध्ययन। यानी कि मानव संबंध उपागम मुख्य रूप से ये सिद्धांत संस्थान के कर्मचारियों एवं उनके व्यवहार पर केंद्रित है, इसलिए इसे मानव संबंध उपागम भी कहा जाता है। हॉर्तन अध्ययन इस प्रयोग की श्रृंखला में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर 4 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जैसे प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट कम प्रयोग और साक्षात्कार अध्ययन और अवलोकन अध्ययन। तो ये था आज का अपना टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम समय में आप इसकी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के, शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य शॉर्ट नोट्स के रूप में है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।